हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हम सभी ने सांद्रता के पद पूरी तरीके से पढ़ लिए थे। जितने भी सांद्रता के पद थे लगभग मैंने आपको सारे करा दिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आगे हम बढ़ रहे हैं और इस पोर्शन का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज वो है हेनरी का नियम। देखिए, ये समझ लीजिए कि ये सांद्रता के पदों के ये कोई सांद्रता का पद तो नहीं है, लेकिन उसी में इंक्लूड रख रहे हैं हम, उसी पोर्शन के अंदर। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कल जो लेक्चर आपको मिलेगा उसमें मैं आपके लिए इसी चैप्टर का एक अलग ही पोर्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, हेनरी का नियम। वो क्या है, स्थिर ताप पर किसी भी गैस का या किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता है उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। यही क्या है हमारा हेनरी का नियम कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। अब इस नियम को हम समझ लेंगे, ठीक है। देखिए, सारा जो लिखा हुआ है मैंने वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक पात्र लेता हूँ, ठीक, और इस पात्र पे मैंने कोई ए द्रव भर दिया, कोई ए नाम का द्रव है और वो मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक। और मैं इस ए द्रव के अंदर यहाँ पे मैंने बी गैस ले ली, ठीक, बी नाम की एक गैस ले ली और यहाँ पे मैंने इस तरीके से छोड़ दिया इसको। अब ए द्रव लिया है और बी गैस ली है और इन दोनों को मिला के मैं मिश्रण बना रहा हूँ, एक विलयन बना रहा हूँ, ठीक। अब मान लो कि भाई ये ए द्रव यहाँ पे रखा हुआ है और इसके ऊपर ये बी गैस यहाँ पे मैंने छोड़ी हुई है यहाँ पे। तो मान लो थोड़ी थोड़ी गैस यहाँ पे इस तरीके से घुल रही है, ये थोड़ी थोड़ी गैस घुल रही होगी। तो ये जो गैस इस द्रव में घुल रही है ना, इसी मात्रा को हम बोलते हैं गैस की द्रव में विलेयता। मान लो कि मैं इसे प्रदर्शित कर देता हूं m से। m मतलब क्या है, गैस की द्रव में विलेयता। और मान लो कि ये वाली जो गैस है, इस गैस है, ये गैस इस द्रव के अंदर घुल रही है थोड़ी थोड़ी। देखो, ये गैस द्रव के अंदर थोड़ी थोड़ी घुल रही है। तो ये जो घुल रही है ना, ये जो विलय हो रही है इसके अंदर, इसी गैस की मात्रा को हम बोल रहे हैं गैस की द्रव में विलेयता। प्रदर्शित किससे कर रहा हूं, m से, ठीक। गैस की वो मात्रा जो द्रव के अंदर घुली हुई है उसी को हम बोल रहे हैं गैस की द्रव में विलेयता। और प्रदर्शित किससे कर रहे हैं इसको हम, m से, ठीक। अब हेनरी का नियम क्या है वो समझ लो आप। कि जैसे मान लो कि भाई गैस की द्रव में विलेयता अभी तो बहुत कम है, ये देखो थोड़ी थोड़ी गैस घुली हुई है। मैं इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, जितने जितने भाग में गैस घुली हुई है ना उसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया आपके सामने, ठीक। अब मान लो कि मैं इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दूँ, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया। ये रफली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नियम को। और अगर मैं इस पिस्टन से इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करूं, मतलब इस पिस्टन को मैं नीचे दबाना शुरू करूं, यानी पिस्टन से मैं गैस पे क्या लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं। मान लो कि मैं इस पे पी प्रेशर लगाना शुरू करूं और इस प्रेशर को मैं बढ़ाता जाऊं, पी प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, यानी पिस्टन को मैं नीचे दबाता जाऊं बहुत ज़ोर से। भाई प्रेशर बढ़ा रहा हूं मतलब पिस्टन को क्या करता जाऊं, ज़ोर से नीचे प्रेस करता जाऊं, जोर से नीचे दबाता जाऊं। आप मुझे बताओ, पिस्टन को जब मैं नीचे की तरफ प्रेस करूंगा, यानी पिस्टन को जब मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा, पिस्टन जो नीचे आएगा तो इस पिस्टन के नीचे आने की वजह से क्या होगा बताओ, यहाँ पे जो गैस थी वो और ज़्यादा इसके अंदर घुलने लगेगी ना। यानी जो गैस की द्रव में विलेयता है जो पहले कम थी वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा गैस द्रव में विलय होगी। देखो, पहले जब पिस्टन नहीं था नॉर्मली तो थोड़ी थोड़ी गैस द्रव में घुल रही थी, लेकिन पिस्टन से जब मैंने इस पिस्टन को नीचे दबाया, यानी प्रेशर बढ़ाया इसके ऊपर, तो प्रेशर के बढ़ाने से जो गैस थी वो और ज़्यादा द्रव में घुली और द्रव में घुली यानी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ गई। अब मान लो कि मैं प्रेशर को और बढ़ाऊं,
यानी इस पिस्टन को और नीचे दबाऊं। तो आप मुझे ये बताओ कि पिस्टन को जितना नीचे दबाऊंगा ये गैस उतनी ही ज़्यादा इधर पे घुलती जाएगी ना। आप ही सोचो, यहाँ पे अभी गैस है ये, ठीक। अब मैं इस पिस्टन को और नीचे दबाऊं, यानी प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये पिस्टन नीचे आएगा। और जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये गैस और ज़्यादा लिक्विड के अंदर यानी द्रव के अंदर घुलेगी ना। बताओ, तो जितना प्रेशर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा गैस के ऊपर प्रेशर मैं लगाता जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा दाब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता जा रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा गैस इसके अंदर घुलता जा रहा है। पी यानी प्रेशर, यानी क्या, दाब, ठीक। और मैं पिस्टन से गैस के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, दाब। और जितना ज़्यादा दाब लगा रहा हूँ उतनी ज़्यादा गैस द्रव के अंदर घुलती जा रही है। गैस का द्रव में घुलना मतलब गैस की द्रव में विलयता। तो दाब बढ़ा रहा हूँ, तो दाब बढ़ाने पे गैस की द्रव में विलयता यानी एम भी क्या हो रहा है, बोलो, बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा यानी दाब को बढ़ाता जाऊँगा, तो दाब बढ़ाने पे यानी पिस्टन को नीचे करने पे, पिस्टन को और नीचे करा तो ये बची हुई गैस भी, ये पिस्टन को और नीचे कर दिया मैंने, तो ये बची हुई गैस भी इस द्रव में घुल जाएगी, यानी एम क्या होगा, और बढ़ जाएगा। आप बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि ए द्रव था, उसके ऊपर बी गैस थी, ठीक। और जब हम कोई दाब नहीं लगा रहे थे तो बी गैस ए के अंदर थोड़ी थोड़ी घुली हुई थी, कम घुली हुई थी, यानी जो गैस की द्रव में विलयता थी, ध्यान से समझना आप, गैस की द्रव में जो विलयता थी, बी गैस जो ए में घुल रही थी वो बहुत कम घुल रही थी। गैस की द्रव में विलयता यानी एम बहुत कम थी। लेकिन पिस्टन से जैसे जैसे मैंने दाब को बढ़ाया, तो जैसे जैसे मैं दाब को बढ़ाता गया, गैस की द्रव में विलयता यानी एम की मात्रा बढ़ती चली गई ना। यानी गैस पहले थोड़ी घुली थी, फिर पिस्टन से मैंने इसको दबाया तो और घुली, पिस्टन को और नीचे करा तो और घुल गई, पिस्टन को और नीचे करा तो और घुल गई। यानी प्रेशर से जो गैस की द्रव में विलयता है वो बढ़ती जा रही है। दाब जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ये गैस द्रव के अंदर ज़्यादा घुल रही है, यानी गैस की द्रव में विलयता बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं आप। मैं P को बढ़ा रहा हूँ, P यानी क्या, दाब को बढ़ा रहा हूँ, तो M भी बढ़ रहा है। M मतलब क्या, गैस की द्रव में विलयता। सिंपल फंडा है, अगर आप ध्यान देखो, द्रव है A, उसके ऊपर है B, जितना दाब लगाऊंगा B उतनी ज़्यादा A में घुलती जाएगी। और यही हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम हमसे क्या कह रहा है कि T यानी ताप, T यानी ताप को क्या ले लिया, स्थिर। उस कंडीशन में गैस की द्रव में विलयता किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, M से। गैस की द्रव में विलयता यानी M समान अनुपाती है किसके, P यानी क्या, दाब के। अब समान अनुपाती का संबंध क्यों लिया है हमने, बताओ आप। P को बढ़ा रहे हैं तो M बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है तो इसको घटाने पे ये घटेगा। तो बताओ दोनों के बीच में कौन सा संबंध होना चाहिए, अरे समान अनुपाती का ही होना चाहिए ना। इसको बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है तो दोनों के बीच में सीधा संबंध हुआ, तो कौन सा संबंध हुआ, समान अनुपाती का। अच्छा बताओ ज़रा, अगर मैं दाब को बढ़ाता और ये घटता तो दोनों के बीच में कौन सा संबंध होता, व्युत्क्रमानुपाती का होता ना। इसको बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है तो समान अनुपाती का संबंध है, इसको बढ़ाने पे ये घटता तो कौन सा संबंध होता, व्युत्क्रमानुपाती का। इतना तो पता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर ताप को स्थिर रखें यानी T ताप को स्थिर रखें तो उस स्थिति में दाब को जितना बढ़ाएंगे M भी उतना बढ़ेगा। M यानी क्या, गैस की द्रव में विलयता भी उतनी बढ़ेगी। दाब बढ़ा रहे हैं, गैस द्रव में और ज़्यादा घुलती जा रही है। दाब बढ़ा रहे हैं तो M भी बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच में कौन सा संबंध हुआ बता दीजिए ज़रा, समान अनुपाती का, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमने निकाल लिया है M समान अनुपाती P, जहाँ M हमें पता है गैस की द्रव में विलयता है जबकि P आरोपित दाब, ठीक। हमें पता है कि भाई समान अनुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आने वाला है, स्थिरांक। इतना तो पता है ना हमें कि समान अनुपाती का निशान हटा के बराबर का लगाते हैं तो क्या आता है, स्थिरांक। यहाँ पे स्थिरांक आया है KH।
यहाँ मैं लिख रहा हूँ जहाँ KH एक स्थिरांक है और इसे ही हेनरी का स्थिरांक कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। ठीक है। अब अगर मैं इस P को देखें, ध्यान दें, और इस P जो कि यहाँ पे इनटू में है, उठा के इसको इधर लेके आएंगे, इनटू वाली चीज़ इधर आएगी तो बताओ KH बराबर, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा M/P। बोलो, ये आ गया हमारे पास समीकरण 1 और यही हेनरी का नियम है। कहने का मतलब है कि यदि आपको परीक्षा में आता है कि हेनरी का नियम क्या है समझाइए, तो आपको इतना ही करना है। इतना ही करना है से मेरा मतलब है कि आपको लिखना है हेनरी का नियम क्या है। हमने पढ़ लिया है कि अगर ताप को स्थिर रखें तो जो गैस की द्रव में विलेयता है वो समानुपाती है उस पर आरोपित दाब के। और कैसे है ये भी हमने समझ लिया है, क्योंकि दाब बढ़ा रहे हैं तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ रही है, P बढ़ा रहे हैं तो M बढ़ रहा है, अतः इन दोनों में समानुपाती का संबंध है। और ये समीकरण 1 तक हेनरी का नियम हमने निकाल लिया। ठीक, तो इतना ही हमें करना है अगर हमसे हेनरी का नियम सिर्फ पूछा जाए तो। बाकी बात करें अगर इसके अनुप्रयोग की, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इससे भी हमारे बोर्ड में जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो बन जाते हैं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, जैसे पहला अनुप्रयोग लिख दूं मैं। पहला अनुप्रयोग, कार्बोनीकृत पेय पदार्थ जो होते हैं को बनाने में, अब कार्बोनीकृत पेय पदार्थ से मेरा मतलब है सॉफ्ट ड्रिंक से। सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक जैसे आप लेते होगे पेप्सी, कोला वगैरह जो आती है ना मार्केट में जनरली। अभी तो भाई गर्मियों का सीज़न है, गर्मी चल रही है, तो अभी तो आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हो गए इन चीज़ों से। तो बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है हमारे मार्केट में आती हैं, पेप्सी, कोला वगैरह। तो इन सबको बनाने में हेनरी के नियम का यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी कार्बोनीकृत पेय पदार्थ होते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, अब वो तो गैस है और जो हम पेय पदार्थ पीते हैं वो क्या है, द्रव। तो उसमें कैसे घोला जाएगा, हेनरी का नियम लगा के। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दाब पे जब गैस को द्रव के ऊपर रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस द्रव में घुल जाती है। अच्छा, जो हम पेय पदार्थ पीते हैं उनमें क्या होता है जनरली, पानी, H2O। भाई वो मीठी होती है, उसमें शुगर वगैरह ऐड होती है, लेकिन साथ में पानी भी होता है, जाहिर सी बात है। और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर देते हैं हाई प्रेशर पे, ज़्यादा दाब पर, हेनरी के नियम के अनुसार अगर हम गैस के ऊपर ज़्यादा दाब लगाएंगे तो वो द्रव में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो ज़्यादा दाब पे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो नॉर्मल आती हैं उनमें घोला जाता है, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेती है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। और इसी के वजह से सॉफ्ट ड्रिंक्स का वो जो तीक्ष्ण सा स्वाद आता है ना, तेज़ टेस्ट आता है उसका, एकदम से सॉफ्ट ड्रिंक्स का हमें महसूस होता है, जो अलग तरह का स्वाद होता है ना। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जर्नल, अगर आप कोई मीठा शरबत या जर्नल कोई ड्रिंक्स ले रहे हो अगर आप, तो आपको उसका स्वाद वैसा नहीं लगेगा जैसा उन सॉफ्ट ड्रिंक्स का लगेगा जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है। जैसे पेप्सी, कोला वगैरह का अगर आप स्वाद देखो तो इनका स्वाद थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा तीक्ष्ण होता है। हमारे टेस्ट लेते वक्त हमें महसूस होता है कि इनका स्वाद थोड़ा अलग आ रहा है। तो वो अलग स्वाद किसके वजह से आ रहा होता है, कार्बोनिक अम्ल की वजह से।
समझ गए ना बात को। बाकी ये ज़्यादा देर तक बना हुआ नहीं रहता है, जल्दी से टूट जाता है, अनस्टेबल होता है, वापस से ये टूट जाता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बाकी मेरे कहने का मतलब है कि कार्बोनिकृत जो पेय पदार्थ होते हैं, जो सोडा वाटर होता है, सोडा बनाया जाता है ना, तो उन सब में कार्बन डाई गैस प्रेजेंट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरीके से डिसॉल्व करते हैं? हेनरी लॉ लगा के, बहुत हाई प्रेशर पे। अच्छा, ये चीज़ भी अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो कि जैसे आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लें, जैसे कोका कोला आती है, वो लिया आपने, और उसको अगर जैसे मान लो अगर आपने खोला, तो जैसे आप उसको खोलोगे तो खोलते वक्त ही क्या होगा बताइए? जैसे आप उसको खोलोगे तो खोलते ही उसमें वो बबल्स टाइप के ऊपर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं ना, जो बबल्स वगैरह होते हैं जो नीचे जमे हुए होंगे। जैसे आप उसका ढक्कन खोलते हो बोतल का, तो वो बबल्स ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं बताइए? वो ऐसे हो जाते हैं कि हाई प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे तो गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर, ढक्कन हटाने पे जैसे ही प्रेशर को कम किया जाता है, जैसे ही प्रेशर कम होता है, तो कम प्रेशर होने पर वैसे के वैसे ही गैस, जैसे ही प्रेशर को कम किया जाता है तो प्रेशर के कम होते ही वैसे के वैसे ही गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। समझ पाए आप? गैस क्या निकल जाती है? बाहर, और वो बबल्स के फॉर्म में निकलती हुई दिखती है आपको। थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया जाता है बाय हेनरी लॉ, और इस चीज़ को हम फील भी करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ जो इसका अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए। अब ये वाला जो पॉइंट मैंने आपके लिए लिखाया है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक, सबसे पहले समझ लें कि ये अनुप्रयोग कैसे है। देखिए, गोताखोर का मतलब तो आपको पता होगा। समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में गहरे तल तक जाते हैं, जिस भी चीज़ काम के लिए जाते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। तो जब समुद्री तल तक जाते हैं, इतने नीचे, इतनी गहराई तक जाते हैं, तो इतनी देर तक सांस को रोक पाना तो संभव नहीं है। तो आपने देखा होगा कि वो पीछे सिलेंडर बांध लेते हैं ऑक्सीजन का, और फिर उसकी मदद से वो बहुत नीचे तक चले जाते हैं, और सिलेंडर बंधा हुआ होता है तो उससे सांस लेते रहते हैं, जनरली कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो सिलेंडर होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि प्योर ऑक्सीजन गैस भरी होती है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि वो जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती होगी, बस नहीं। ऑक्सीजन गैस के अलावा उस सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भी भरते थे। क्यों भरते थे भाई? कि अगर हम हमारे वातावरण की बात करें, आसपास के वातावरण की, तो हमारे आसपास के वातावरण में क्या सिर्फ ऑक्सीजन गैस है? बताओ, हमारे आसपास के वातावरण में क्या सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही उपस्थित है? नहीं, हमारे वातावरण में 78%, 78% नाइट्रोजन गैस है और मात्र 21% ऑक्सीजन गैस है। तो हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, इनको इसी अनुपात में वायु को अंदर ग्रहण करने की आदत है। हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स इसी चीज़ के लिए अनुकूल हैं। तो ये शुद्ध अगर ऑक्सीजन इनको दी जाए तो ये उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि अगर उन सिलेंडर्स के अंदर हम प्योर ऑक्सीजन गैस भर दें तो हमारे लंग्स शायद उसको एक्सेप्ट ना करें। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ साथ हम क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन, ताकि लंग्स उतने ही रेशियो में, उतने ही अनुपात में गैस को लें जिस अनुपात में हम वातावरण में सामान्य रूप से ले रहे हैं। हम सामान्य रूप से वातावरण में नाइट्रोजन को भी ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन को भी ग्रहण कर रहे हैं। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमारे ब्लड में घुल जाती है। हीमोग्लोबिन नाम का एक जो है सब्सटेंस होता है, प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, तो वो उसको ऑक्सीजन गैस उसमें घुल जाती है। बाकी नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में नहीं घुलती, ब्लड में पहुंचती नहीं है, जैसे अंदर लेते हैं वैसे ही बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर
सिलेंडर में भर के, गोताखोर सिलेंडर में भर के समुद्र में सांस लेने के लिए प्रयुक्त करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, थोड़ा ध्यान देना आप इस वाली बात पे, अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की तो नाइट्रोजन गैस कम दाब पर रक्त में नहीं घुलती। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं, अब मेरे ऊपर वातावरणीय दाब तो लग रहा है, जो आसपास का वातावरण है मेरे ऊपर दाब लगा रहा है, लेकिन वो दाब इतना कम है कि वो मुझे महसूस भी नहीं हो रहा। देखो जैसे आपके ऊपर भी भाई दाब तो लग रहा होगा, लेकिन क्या आपको दाब महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो दाब बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो कम दाब पे यानी नॉर्मली तो हमारे रक्त में नहीं घुल रही। जैसे अभी हम वातावरण से ऑक्सीजन भी अंदर ग्रहण कर रहे हैं और उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। ऑक्सीजन गैस तो हमारे शरीर में, हमारे रक्त में घुल रही है, लेकिन नाइट्रोजन गैस रक्त में कम दाब पर नहीं घुल रही। जैसे अंदर जा रही है वैसे के वैसे बाहर आ रही है। लेकिन यही नाइट्रोजन गैस की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन गैस उच्च दाब पर यानी अधिक दाब पर रक्त में घुल जाती है। मतलब होता क्या है कि गोताखोर प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के तो लेके जा नहीं सकते भाई, क्योंकि हमारे लंग्स को उतना ही ऑक्सीजन और उतना ही नाइट्रोजन चाहिए जितना वातावरण में उपस्थित है, उसी की आदत है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर तो लेके जा रहे हो, लेकिन भाई नाइट्रोजन की बात करें तो वो कम दाब पे तो हमारे रक्त में घुलती नहीं है, जैसे अंदर लेते हैं वैसे बाहर आ गई। लेकिन अगर हम बात करें गोताखोरों की, तो वो कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई तक। अब जब गोताखोर समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई में यानी बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है, तो बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाने पे क्या होता है भाई? समुद्र में बहुत ज़्यादा नीचे दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो अभी हम जैसे नॉर्मल हैं, सतह पर हैं, तो हम कैसे हैं? कम दाब पे, हमारे ऊपर कोई दाब लग रहा है लेकिन हमें महसूस भी नहीं हो रहा है, इतना कम है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समुद्र में नीचे बहुत गहराई में, जहाँ पे ऊपर इतना सारा पानी है तो उसका भी दाब, और गहराई है तो दाब बढ़ी गया, है ना, तो बहुत ज़्यादा उच्च दाब हो जाता है समुद्र में। नीचे समुद्र के तल पे पहुंच गए तो बहुत ज़्यादा उच्च दाब हो गया। तो अब उच्च दाब हो गया तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन गैस क्या होगी? रक्त में घुलना शुरू हो जाएगी। जनरली नहीं घुलती, लेकिन समुद्र में नीचे गहराई पे उच्च दाब के कारण नाइट्रोजन गैस क्या होगी? हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में घुल जाएगी। उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन घुल गई, ठीक है। लेकिन जब वो गोताखोर वापस ऊपर आएगा, आप समझना कि समुद्र में गहराई में नीचे गया तो उच्च दाब के कारण नाइट्रोजन गैस घुल गई, लेकिन जब वो समुद्र से बाहर आ रहा है ऊपर की तरफ, सतह की तरफ, तो नीचे तो दाब ज़्यादा था जिसके वजह से नाइट्रोजन घुल गई थी। लेकिन जब वो ऊपर आएगा वापस से, तो ऊपर तो दाब कम है ना, तो कम दाब पे तो नाइट्रोजन गैस रक्त में नहीं घुलती। तो जो रक्त में घुली हुई नाइट्रोजन गैस है वो भी बाहर निकलना चाहेगी, क्योंकि कम दाब हो गया, और कम दाब पे तो नाइट्रोजन गैस नहीं घुलती। समुद्र में गहराई में नीचे जब वो तल पे था तब तो घुल गई नाइट्रोजन गैस, लेकिन ऊपर आया तो ऊपर आने पे यानी कम दाब पे नाइट्रोजन गैस को अब बाहर आना है, क्योंकि वो तो कम दाब पे घुल नहीं सकती। तो जब फिर वो बाहर निकलती है रक्त में घुली हुई नाइट्रोजन गैस, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है गोताखोरों को, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द होता था कि डेथ भी हो जाती थी। इस तरह के रोग को कैसन का रोग बोलते थे, ठीक है, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बायोलॉजिकली हो गया। लेकिन इस तरह के रोग को कैसन का रोग बोलते थे, और बहुत ज़्यादा दर्द होता था, इतना दर्द होता था कभी कभी कि डेथ भी हो जाती थी। इसी कारण से अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के बजाय अब यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर। देखिए हीलियम गैस नाइट्रोजन गैस की तरह ही है, ये भी अक्रिय है और ये भी लगभग अक्रिय ही है, ठीक है। तो अब हीलियम गैस की अगर हम बात करें तो हीलियम गैस की खासियत क्या है कि ये कम दाब पे भी रक्त में नहीं घुलती और अधिक दाब पे भी रक्त में नहीं घुलती। मतलब कम दाब है तो भी रक्त में घुली हुई नहीं है, और समुद्र में नीचे भी पहुंच गया गोताखोर और दाब बहुत ज़्यादा भी हो गया तो भी ये रक्त में नहीं घुलेगी। अब जब रक्त में घुलेगी नहीं तो बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन नाइट्रोजन गैस घुल जाती थी,
अधिक दाब पर, और जब वापस बाहर आते थे और दाब कम होता था तो वो बाहर निकलती थी, और जब वो बाहर निकलती थी तो उसके बाहर निकलने की वजह से दर्द होता था। देखिए जैसे ब्लड है, ब्लड में नाइट्रोजन गैस घुल गई और फिर जब वो बाहर निकलती थी तो बबल्स बन जाते थे छोटे छोटे, और जब वो बबल्स बाहर निकलते थे या निकलने की कोशिश करते थे तो जो नसें होती हैं जिनमें ब्लड बह रहा है वो फटती थी, छोटी छोटी नसें तो बस्ट हो जाती थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था, है ना। थोड़े ऐसे चिकटे चिकटे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर लाल लाल, इसी को हम बोलते हैं, इसको बैंड्स बोलते हैं या कैसन का रोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की वजह से तो होता था, लेकिन हीलियम जब से यूज़ की जाने लगी तब से ये डिसीज़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन क्या किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आया था हमारे बोर्ड में कि गोताखोरों द्वारा समुद्र में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिलेंडर में नाइट्रोजन की जगह हीलियम का उपयोग क्यों किया जाने लगा। उनका क्वेश्चन था, उनका प्रश्न था कि पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेके जाते थे, लेकिन नाइट्रोजन को बदल के नाइट्रोजन की जगह पे हीलियम को क्यों लेके जाने लगे। तो वहाँ पे हमें उत्तर यही लिखना था कि नाइट्रोजन अधिक दाब पर ब्लड जो रक्त है उसमें घुल जाती थी, इसलिए जब बाहर आते थे तो बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता था, जबकि हीलियम के साथ ऐसा नहीं होता। अतः नाइट्रोजन की जगह कौन सी गैस उपयोग में लाई जाने लगी, हीलियम। बाकी अगर हम बात करें हमारे हेनरी के अनुप्रयोग की, तो हेनरी का अनुप्रयोग ही तो इसको, हेनरी का नियम ही तो इस चीज़ को सिद्ध कर रहा है कि अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो कम दाब पे तो हमारे ब्लड में नहीं घुल रही, लेकिन समुद्र में अधिक दाब हुआ, समुद्र की गहराई में अधिक दाब हुआ तो उसके वजह से रक्त में घुल गई दाब के कारण। और यही तो हमारा हेनरी का नियम है। समझ पाए आप लोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हम समझ रहे थे। पहला हमने देखा कार्बोनीकृत पेय पदार्थ यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितने भी कार्बोनीकृत पदार्थ आते हैं यानी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसी तरीके से डिसॉल्व किया जाता है, इसी तरीके से घोला जाता है उच्च दाब लगाकर, है ना। और समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए भी ये भी हेनरी का एक अनुप्रयोग है। ठीक, इतना नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने डाउट को। आज हमने हेनरी के नियम के साथ इस चैप्टर का लगभग एक पोर्शन पूरा कर लिया है। कल मैं आपके लिए जो लेक्चर देने वाला हूँ उसमें मैं आपके लिए अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में बताऊँगा और एक नए तरह की चीज़ें ही इस चैप्टर की स्टार्ट होने वाली हैं। मतलब चैप्टर तो यही चलने वाला है लेकिन कुछ अलग चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।